गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने कंप्लीट किया था संकुल यौगिकों का संयोजकता बंध सिद्धांत वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब संकुल यौगिकों का जो दूसरा सिद्धांत है वो अपन स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र फील्ड सिद्धांत थ्योरी। क्रिस्टल का C, फील्ड का F, थ्योरी का T, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं CFT। अब ये जो सिद्धांत है ये दिया था बेथेन, तो ये सिद्धांत है वो बेथेन ने दिया था और ये पहले लागू किया गया आयनिक क्रिस्टलों। ये सिद्धांत पहले किसके लिए दिया गया था? आयनिक क्रिस्टलों के लिए दिया गया था। तो इसलिए इसको कहा गया क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि संकुल यौगिकों में जो बड़ा कोष्ठक होता है और बड़े कोष्ठक के अंदर जो धातु और लिगेंड, M हो गया धातु आयन और L हो गया लिगेंड। तो ये सिद्धांत कहता है कि बड़े संकुल यौगिक में जो बड़ा कोष्ठक है उसके अंदर धातु और लिगेंड के बीच, धातु और लिगेंड के बीच आयनिक बंध होता है। तो ये सिद्धांत है वो धातु और लिगेंड के बीच आयनिक बंध को बताता है। ये कहता है कि धातु आयन नॉर्मली ऐसी स्पीशीज होती है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो धातु आयन हो गया धनायन। और लिगेंड नॉर्मली ऐसी स्पीशीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अब लिगेंड के रूप में हो गया कोई ऋणायन, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मतलब ऋणायन। तो धनायन पॉजिटिव, ऋणायन नेगेटिव। और अपन को पता है आयनों के बीच बनने वाले बंध को अपन क्या कहते हैं? आयनिक बंध। तो यहाँ पे धातु आयन धनायन होता है और लिगेंड है वो ऋणायन होता है। इसलिए इस सिद्धांत ने संकुल में धातु और लिगेंड के बीच कौन सा बंध बताया? आयनिक बंध बताया। और आयनिक बंध है इसका दूसरा नाम होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो जो आयनिक बल है उसी को अपन कहते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार संकुल में बड़े कोष्ठक के अंदर धातु और लिगेंड के बीच आयनिक बल या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। आप देखिए ये सिद्धांत कहता है कि संकुल यौगिकों में बड़े कोष्ठक के अंदर धातु और लिगेंड के बीच दो बल कार्य करते हैं। धातु और लिगेंड के बीच दो बल कार्य करते हैं। एक तो आकर्षण बल, अब ये जो धातु और लिगेंड के बीच आकर्षण बल लगता है वो किस प्रकार लगता है? देखिए ये हो गया अपना धातु आयन और ये हो गया लिगेंड।
धातु आयन यानी ये धातु परमाणु है, तो परमाणु के बीचों बीच जो धनावेशित भाग है वो क्या कहलाता है? नाभिक। और नाभिक के अंदर क्या है? धनावेश। और ये है लिगैंड, और ये लिगैंड के बाह्यतम कोश में, लिगैंड में कोई भी जो परमाणु है उसके कोश में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है क्या? ऋणावेश। तो इस सिद्धांत ने कहा कि बड़े कोष्ठक में धातु और लिगैंड के बीच आकर्षण बल होता है, और ये आकर्षण बल कैसे लगता है? धातु आयन के नाभिक का धनावेश और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश, तो ये विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे धातु और लिगैंड के बीच कार्य करता है आकर्षण बल। तो इस प्रकार तो धातु और लिगैंड के बीच आकर्षण बल लगता है, और यहां पर धातु और लिगैंड के बीच जो दूसरा बल कार्य करता है वो है प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल देखिए यहां पे कैसे लगेगा कि ये धातु परमाणु में नाभिक के चारों ओर क्या है? कोश या ऊर्जा स्तर, और इन कोश या ऊर्जा स्तरों में धातु के क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इन कोश या ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाएंगे। तो धातु के कोश का इलेक्ट्रॉन और ये लिगैंड का इलेक्ट्रॉन, तो धातु का इलेक्ट्रॉन, धातु के इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश, तो ये दोनों माइनस माइनस समान आवेश हो गए। तो ये समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार धातु के इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच लगता है प्रतिकर्षण बल। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, CFT के अनुसार धातु और लिगैंड के बीच दो बल कार्य करते हैं। आकर्षण बल तो अपन ने बताया कि धातु आयन का नाभिक और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच लगता है। आकर्षण बल तो लगता है धातु के नाभिक और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच, और जो प्रतिकर्षण बल है ये लगता है धातु के इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच। तो प्रतिकर्षण बल लगता है धातु इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच। तो अब देखिए, ये जो प्रतिकर्षण बल है, ये जो प्रतिकर्षण बल है, अब यहां पे आप फोकस कीजिए कि धातु का वह स्थान जो लिगैंड के मार्ग में आता है, धातु का वह स्थान जो लिगैंड के मार्ग में आता है, वहां प्रतिकर्षण ज्यादा लगता है, वहां प्रतिकर्षण है वो ज्यादा लगता है, और जिससे कक्षकों की समभ्रंशता समाप्त हो जाती है।
सिद्धांत ने बता दिया कि बड़े कोष्ठक में धातु और लिगैंड के बीच दो बल कार्य करते हैं, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। अब ये जो प्रतिकर्षण बल है ये वहां पर ज्यादा लगेगा जहां पर धातु का कोई भी भाग है वो लिगैंड के मार्ग में आता है, वहां प्रतिकर्षण है वो ज्यादा लगेगा और उससे क्या होगा, धातु के कक्षकों की क्या समाप्त हो जाएगी, समभ्रंशता समाप्त हो जाएगी और समभ्रंशता समाप्त होते ही क्या होगा, धातु के कक्षकों का हो जाएगा विपाटन। तो यहां पर यदि धातु का कोई भी स्थान या कोई भी कह सकते हो कक्षक लिगैंड के मार्ग में आता है तो वहां प्रतिकर्षण है वो ज्यादा लगेगा, जिससे धातु के कक्षकों की समभ्रंशता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब समभ्रंशता समाप्त होते ही धातु के कक्षकों का क्या हो जाएगा, विपाटन। अब ये धातु के कक्षकों का जो विपाटन है वो होता है किस कारण से, वो होता है लिगैंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण। तो धातु का वो भाग या वो कक्षक जो लिगैंड के मार्ग में आता है वहां पर प्रतिकर्षण क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा और वहां प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा, इसलिए धातु के कक्षकों की क्या समाप्त हो जाएगी, समभ्रंशता समाप्त हो जाएगी और वहां धातु के कक्षकों का क्या हो जाएगा, विपाटन। और ये जो धातु के कक्षकों का विपाटन होता है ये किस कारण से होता है, ये लिगैंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है, इसलिए इस सिद्धांत का नाम होता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अब देखिए, अब अपन एक चीज समझेंगे कि एक तो धातु के कक्षकों की समभ्रंशता क्या है और एक धातु के कक्षकों का विपाटन किस प्रकार होता है। तो देखिए, अपन बता चुके हैं कि संकुल यौगिकों में जो धातु है वो धातु नॉर्मली होती है कौन से ब्लॉक की, डी ब्लॉक की। तो अब अपन आते हैं डी ब्लॉक की धातु पर। अब डी ब्लॉक की धातु में अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, डी कक्षकों में, यानी संयोजी बाह्यतम कक्षक कौन से होंगे, डी होंगे, क्योंकि यहां पे धातु नॉर्मली कौन से ब्लॉक की होती है, डी ब्लॉक की होती है। तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में आएगा और यानी यहाँ पे संयोजी बाह्यतम कक्षक है उनमें शामिल रहेंगे कौन से कक्षक, डी कक्षक। अब अपन थोड़ा डी कक्षकों के बारे में जान लेते हैं। अपन को पता है कि जो डी है वो स्टार्ट होता है 3D से। अब 3D तीसरे कोष में, 4D चौथे कोष में, 5D पांचवें कोष में, 6D छठे कोष में। यहां पे जिन
धातुओं में अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है वो आते हैं 3D श्रेणी में, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में जाता है वो आते हैं 4D श्रेणी में। इस प्रकार ये 5D श्रेणी और ये 6D श्रेणी। अब कोई भी डी उपकोष हो, ये 3D 4D 5D 6D, ये क्या है? उपकोष है। 3D 4D 5D 6D क्या है? उपकोष। और इनके आगे जो संख्या है 3 4 5 6 ये शो करती है किसको? कोष को। यानी कोष के अंदर है क्या? उपकोष। और उपकोष में पाए जाते हैं क्या? कक्षक। उपकोष में क्या होते हैं? कक्षक। अब कोई सा भी डी उपकोष हो, डी उपकोष में कक्षक होते हैं 5। तो कोई भी डी उपकोष हो उसमें कक्षक कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो कोई भी डी उपकोष हो, 3D हो, 4D हो, 5D हो, 6D हो, उसमें कितने कक्षक होंगे? 5 कक्षक होंगे। इन 5 डी कक्षकों के नाम इस प्रकार से होते हैं: DXY, DYZ, DZX, DX2, Y2 और DZ2। अब एक कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं 2, तो 5 कक्षकों में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो कोई भी डी उपकोष हो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं 10। अब देखिए ये जो 5 डी कक्षक आप देख रहे हो, ये पांचों एक ही लेवल पे होते हैं। इन पांचों का लेवल क्या है? एक ही है। इनका ऊर्जा स्तर क्या है? एक ही है। यानी इन पांचों की ऊर्जा क्या है? समान है। और ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जा क्या होती है? एकदम समान होती है, ऐसे कक्षकों को कहा जाता है समभ्रंश कक्षक। तो ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जा एकदम समान होती है उनको क्या कहा जाता है? समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। और ये जो घटना है ये कहलाती है समभ्रंशता। तो अभी जो अपने नाम आया था समभ्रंशता, तो उसका मतलब क्या है? यदि कक्षकों की ऊर्जा एकदम क्या हो? समान हो, तो ऐसे कक्षकों को क्या कहा जाता है? समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। अपन ने अभी बताया कि जब लिगैंड धातु के पास आएगा तो धातु कक्षकों की क्या समाप्त होगी? समभ्रंशता समाप्त होगी। मतलब ये जो समान ऊर्जा वाले डी कक्षक है इनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। तो इसलिए अपन ने कहा था कि जब लिगैंड धातु के पास आता है तो CFT के अनुसार धातु कक्षकों की क्या समाप्त हो जाएगी? समभ्रंशता समाप्त हो जाएगी। समभ्रंशता समाप्त होने का मतलब जो समान ऊर्जा वाले 5 डी कक्षक थे उनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? असमान। तो देखिए अपन डी पे थोड़ा और फोकस डालते हैं। तो अपन ने कोई भी डी उपकोष हो उसके अंदर 5 डी कक्षक बताए। DXY, DYZ, DZX, DX2, Y2 और DZ2। अब देखिए
ये जो 5 डी कक्षक है, इन पांचों डी कक्षकों को बांटा जाता है 2 भागों में। इनको बांटा जाता है 2 भागों। एक तो निरक्षीय डी कक्षक और निरक्षीय डी कक्षकों को कहा जाता है T2G, और एक अक्षीय डी कक्षक और अक्षीय डी कक्षकों को कहा जाता है EG। तो जो 5 डी कक्षक है उनको 2 भागों में बांटा जाता है, निरक्षीय या T2G, अक्षीय या EG। अब जो निरक्षीय है उनमें 3 डी शामिल होते हैं। कौन कौन से? DXY, DYZ और DZX। और जो अक्षीय है EG, उनमें शामिल होते हैं 2, एक तो DX2 Y2 और एक DZ2। तो इस प्रकार 500 डी कक्षकों का वर्गीकरण किया जाता है। 3 तो हो गए निरक्षीय या T2G और 2 हो गए अक्षीय या EG। अब देखिए, जो डी कक्षक होते हैं उनकी आकृति अपन को पता है होती है द्विडंबलाकार। डी कक्षकों की आकृति कैसी होती है? द्विडंबलाकार होती है। तो देखिए, ये जो निरक्षीय डी कक्षक है T2G, अब ये इनका नाम है निरक्षीय, मतलब ये अक्षों के ऊपर नहीं होंगे। ये निरक्षीय है, मतलब ये अक्षों के ऊपर नहीं होते। अब यदि आपको शो करना है DXY को, तो आप एक अक्ष ले लो X और दूसरी ले लो Y। यदि आपको शो करना है DYZ को, तो एक अक्ष ले लीजिए Y और दूसरी ले लीजिए Z। और यदि आपको शो करना है DZX को, तो आप एक अक्ष तो ले लीजिए XX और एक ले लीजिए ZX। अब ये निरक्षीय है, मतलब ये अक्षों के ऊपर नहीं होंगे और इनकी शेप होती है द्विडंबलाकार, मतलब कितने डंबल होंगे? 2। अब ये निरक्षीय है, मतलब इनको अक्षों के ऊपर न बनाकर अपन अक्षों के बीच में बनाएंगे। तो एक डंबल तो इस प्रकार से अक्षों के ऊपर बना, अक्षों के बीच में बना दिया, और दूसरा डंबल इस प्रकार से अक्षों के बीच में बना दिया। तो आप देख सकते हो, ये जो अपन ने 2 डंबल बनाए हैं, ये अक्षों के ऊपर न बनाकर अक्षों के बीच में बनाए हैं। इसका मतलब ये कौन से हैं? निरक्षीय हैं। और ये 3 होते हैं DXY, DYZ और DZX। और निरक्षीय का दूसरा नाम होता है T2G। अब अपन आते हैं अक्षीय, मतलब अक्षीय में 2 डी बच गए, DX2, Y2 और DZ2। तो ये आ जाएंगे अक्षीय में। अक्षीय का दूसरा नाम होता है EG। अब इन्हें अपन अक्षीय कह रहे हैं, मतलब यहां पे डंबल बनेंगे अक्षों के ऊपर, अक्षों के बीच में न बनकर यहां पे डंबल बनेंगे अक्षों के ऊपर। तो देखिए, पहले अपन शो करते हैं DX2 Y2। तो यहां पे एक को ले लेते हैं XX और एक ले लेते हैं YX। यहां पे एक तो XX है और एक YX है, तो एक X ले लिया और एक Y ले लिया।
अब यहां पे दोनों डंबल बनाने हैं इन दोनों अक्षों के ऊपर, क्योंकि अपन कर रहे हैं अक्षीय। तो एक डंबल इस अक्ष के ऊपर बना दिया और दूसरा डंबल इस अक्ष के ऊपर बना दिया। तो ये दो डंबल अपन ने शो किए हैं अक्षों के ऊपर, इसलिए ये हो गए अक्षीय। अब यहां पे अक्षीय के अंदर दूसरा है डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर में अक्ष है वो एक ही है, ओनली जेड। तो देखिए डी जेड स्क्वायर को अपन कैसे शो करेंगे, यानी अपन को एक ही अक्ष के ऊपर कितने डंबल शो करने हैं, दो। तो देखिए एक डंबल तो अपन ने इस अक्ष के ऊपर इस प्रकार से शो कर दिया। अब जो दूसरा डंबल है वो भी इसी के ऊपर शो करना है, तो वो कैसे करेंगे, वो इस प्रकार से। अब इसका मतलब क्या होगा, इस डंबल की जो आधी पाली है वो तो है आपकी तरफ, और जो इसकी दूसरी आधी पाली है वो है बोर्ड के अंदर की तरफ। इस प्रकार इस अकेली अक्ष पर कितने डंबल हो गए, दो डंबल हो गए। और इस प्रकार से शो किया जाता है किसको, डी जेड स्क्वायर। तो ये जो अपन ने बताया संकुल यौगिक में धातु डी ब्लॉक की होती है, और डी ब्लॉक में जो डी कक्षक होते हैं ये उनके बारे में अपनी पूरी जानकारी है। अपन ने अभी कहा कि संकुल यौगिक में जो बड़ा कोष्ठक होता है उसमें जब लिगैंड धातु के पास आता है, ये लिगैंड है, ये आएगा धातु के पास, क्या बनाने के लिए, उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए। अब जब ये लिगैंड धातु के पास आएगा तो धातु के जो समभ्रंश डी कक्षक है, धातु के समभ्रंश डी कक्षक मतलब पांचों डी कक्षक जिनकी ऊर्जा एकदम क्या होती है, समान होती है। अब जब लिगैंड धातु के पास आएगा तो धातु के जो समभ्रंश डी कक्षक है कितने, 5, इनकी समभ्रंशता हो जाएगी समाप्त। इनकी समभ्रंशता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी ये जो 5 डी कक्षक जिनकी ऊर्जा एकदम क्या थी, समान थी, समभ्रंशता समाप्त होने का मतलब इनकी ऊर्जा क्या हो जाना, भिन्न भिन्न हो जाना। अब इनकी ऊर्जा भिन्न भिन्न हो जाएगी और ये कितने भागों में टूट जाएंगे, पांचों, 2 भागों में। इनकी ऊर्जा भिन्न भिन्न हो जाएगी और ये पांचों टूट जाएंगे कितने भागों में, 2 भागों में। अभी अपन ने बताए थे एक भाग तो होता है T2G और दूसरा भाग होता है EG। T2G में आते हैं DXY, DYZ, DZX और EG में आते हैं DX2, Y2 और DZ2। तो जैसे ही लिगैंड धातु के पास आया, इसने धातु के समभ्रंश डी कक्षकों की समभ्रंशता क्या कर दी, समाप्त कर दी, जिससे इन पांचों की ऊर्जा क्या हो गई, भिन्न भिन्न, और ये टूट गए 2 भागों में, T2G और EG। अब इस प्रकार डी कक्षकों का 2 भागों में टूटना ये कहलाता है विपाटन।
तो पांचों डी कक्षकों का दो भागों में टूटना किसके द्वारा? लिगेंड के द्वारा। ये क्या कहलाता है? विपाटन कहलाता है। और अपन ने बताया था ये विपाटन किसके कारण होता है? लिगेंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को कहा जाएगा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्रिस्टल क्षेत्र फील्ड और विपाटन को अपन कहते हैं स्प्लिटिंग। तो इस प्रकार लिगैंड के द्वारा धातु के डी कक्षकों को ऊर्जा के आधार पर दो भागों में T2G और EG में बांटना, ये प्रोसेस कहलाती है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब अपन क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को थोड़ा और क्लियर करते हैं। ये मैंने धातु के डी कक्षकों को शो कर दिया। मान लीजिए धातु का डी है 3D, तो इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 3D XY, सेकंड पार्ट हो जाएगा 3D YZ, थर्ड पार्ट हो जाएगा 3D ZX, फोर्थ पार्ट हो जाएगा 3D X² Y² और फिफ्थ पार्ट हो जाएगा 3D Z²। अब ये धातु की विपाटन से पहले की कंडीशन है, मतलब अभी तक धातु के पास लिगेंड है वो नहीं आया है, मतलब इन पांचों की ऊर्जा क्या है? समान। यानी यहां पे मौजूद है समभ्रंश डी कक्षक, यानी इन सभी की ऊर्जा क्या है? समान है। तो ये कंडीशन है धातु की विपाटन से पहले की। तो ये विपाटन से पहले की कंडीशन है। अब क्या होगा? अब धातु के पास आएगा क्या? लिगेंड। अब धातु के पास आएगा लिगेंड, और जो लिगेंड का क्रिस्टल क्षेत्र है, ये लिगेंड का क्रिस्टल क्षेत्र धातु के जो डी कक्षक है इनकी समभ्रंशता क्या कर देगा? समान। यानी ये इनका कर देगा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, और क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन से पांचों डी है वो कितने भागों में टूट जाएंगे? दो भागों। अब यहां पे देखिए अपन विपाटन इस प्रकार से कर रहे हैं। 3 डी कक्षकों को भेज दिया निम्न ऊर्जा स्तर पर, और 2 डी कक्षकों को भेज दिया उच्च ऊर्जा स्तर पर। तो ये 5 थे, 3 निम्न ऊर्जा स्तर पे चले गए और 2 उच्च ऊर्जा स्तर पे। अब जो 3 एक साथ रहते हैं उनको अपन कहते हैं निरक्षीय या T2G, और ये 3 कौन कौन से होते हैं? DXY, DYZ और DZX। और जो 2 एक साथ रहते हैं इनको अपन कहते हैं अक्षीय, या इनको EG कहते हैं। और ये 2 कौन कौन से होते हैं? DX², Y² और DZ²। तो इस प्रकार लिगेंड है वो धातु के पास आकर धातु के समभ्रंश डी कक्षकों का क्या कर देता है? विपाटन कर देता है, यानी उन्हें ऊर्जा के आधार पर 2 भागों में बांट देता है।
कुछ चले जाते हैं निम्न ऊर्जा स्तर पर और कुछ चले जाते हैं उच्च ऊर्जा स्तर पर। और ये जो घटना है वो कहलाती है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब विपाटन के बाद T2G और Eg के बीच में ऊर्जा का अंतर आएगा। तो इनके बीच में ये जो ऊर्जा का अंतर है, ये ऊर्जा का अंतर कहलाता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। तो विपाटन के बाद में T2G और Eg के बीच जो ऊर्जा का गैप है वो कहलाता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्यों? क्योंकि ये घटना है, इसका नाम क्या है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। और क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के बाद जो ऊर्जा का गैप आता है वो है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। तो ये CFT के अंदर मेन पॉइंट बताया गया इसका क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। इसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।